नमस्कार। भारत का संविधान सुनने में कितना भारी भरकम लगता है ना? लेकिन असल में ये सिर्फ वकीलों की किताब नहीं है। सोचिए, ये हमारे देश का ऑपरेटिंग मैनुअल है। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही मैनुअल जो बताता है कि ये देश चलेगा कैसे, सरकार का काम क्या होगा और सबसे जरूरी, एक नागरिक होने के नाते हमारे अधिकार क्या हैं। तो चलिए आज इसी ऑपरेटिंग मैनुअल के कुछ सबसे अहम पन्नों को पलट कर देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल मन में आता है, क्या हमने कभी सोचा है कि संविधान के कौन से हिस्से हमारी रोज की जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं? कौन से वो नियम हैं जो हमें हर दिन सुरक्षा देते हैं? यकीन मानिए, इस चर्चा के अंत तक इसका जवाब साफ हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस हिस्से से जो हम सबसे सीधे तौर पर जुड़ा है, हमारे अपने अधिकार। आखिर ये संविधान हमें एक नागरिक के तौर पर क्या ताकत और क्या गारंटी देता है? अब देखिए, अधिकारों को समझने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि ये अधिकार हमें मिले किसके खिलाफ हैं। यहीं पर आता है अनुच्छेद 12, जो राज्य या द स्टेट की परिभाषा बताता है। राज्य मतलब सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, बल्कि संसद, राज्यों की सरकारें और तो और हमारे शहर की नगरपालिका या गांव की पंचायत भी। मतलब हमारे मौलिक अधिकार हमें इन्हीं सब ताकतों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच देते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी अधिकार कौन सा है? वो है अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है। कानून की नज़र में सब बराबर हैं। कोई अमीर गरीब नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं। चाहे देश के प्रधानमंत्री हों या एक आम इंसान, कानून सबके लिए एक है। सच पूछे तो यही हमारे पूरे लोकतंत्र की नींव है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 19, जो लोकतंत्र की आत्मा है। ये हमें 6 तरह की आज़ादियां देता है। अपनी बात कहने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, कोई संगठन बनाने की आज़ादी, देश में कहीं भी आने जाने और बसने की आज़ादी और अपनी पसंद का कोई भी काम या व्यापार करने की आज़ादी। ये वो अधिकार हैं जो हमें रोज महसूस होते हैं। और अब बात करते हैं अनुच्छेद 21 की, जो शायद संविधान का सबसे ताकतवर अनुच्छेद है। ये कहता है कि हर व्यक्ति को जीवन का अधिकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार समझाया है कि इसका मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि सम्मान और गरिमा के साथ जीना है। और पता है, इसी एक अनुच्छेद में निजता का अधिकार, साफ पर्यावरण का अधिकार और भी न जाने कितने अधिकार शामिल हो गए हैं। अच्छा, ये सारे अधिकार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर कोई इन्हें छीन ले तो, अगर सरकार ही इन्हें ना माने तो क्या होगा? बस यहीं पर आता है अनुच्छेद 32। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। और क्यों कहा था? क्योंकि ये वो जादुई चाबी है जो हमें हक देती है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों को कोई भी खतरा हो तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसके बिना बाकी सारे अधिकार बेमानी हो जाते। तो नागरिकों के अधिकारों की बात तो हो गई। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी वो सरकार जो देश चलाती है। संविधान उसका ढांचा कैसे तय करता है? कौन है देश को चलाने वाले मुख्य लोग और उनकी भूमिका क्या है? यहाँ एक बहुत आम कन्फ्यूजन दूर होता है। अनुच्छेद 52 के हिसाब से राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख हैं, यानी राष्ट्र के मुखिया। लेकिन अनुच्छेद 74 और 75 बताते हैं कि असली कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास है। आसान भाषा में कहें तो राष्ट्रपति देश के प्रमुख हैं और प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख हैं जो सारे फैसले लेते हैं। और इस पूरे सरकारी ढांचे का गार्डियन कौन है? कौन है जो ये देखेगा कि सब संविधान के हिसाब से चल रहा है? वो है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करता है और अनुच्छेद 141 ये साफ कर देता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पत्थर की लकीर है जो देश की सभी अदालतों और सरकारों को मानना ही होगा। चलिए अब थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखते हैं। देश चलाने के बड़े नियम क्या हैं? केंद्र और राज्यों के बीच काम का बंटवारा कैसे होता है? और अगर कोई मुश्किल आ जाए, जैसे आपातकाल, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? भारत एक संघीय ढांचे वाला देश है। इसका मतलब है कि यहाँ केंद्र और राज्य दोनों की अपनी अपनी सरकारें हैं। तो झगड़ा न हो, इसलिए संविधान ने शक्तियों का साफ बंटवारा कर दिया है। संघ सूची में रक्षा, विदेश जैसे मामले हैं जिन पर सिर्फ केंद्र कानून बनाएगा। राज्य सूची में पुलिस, खेती जैसे विषय हैं जिन पर राज्य कानून बनाएंगे। और एक है समवर्ती सूची, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। कितना सुलझा हुआ सिस्टम है ना? किसी भी लोकतंत्र की जान होते हैं उसके चुनाव। तो अनुच्छेद 324 एक स्वतंत्र चुनाव आयोग बनाता है जिसकी जिम्मेदारी है कि चुनाव बिना किसी धांधली के हों।
और अनुच्छेद 326 हम सभी को यानी हर वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार देता है। यही तो वो ताकत है जो सरकारें बनाती भी हैं और बदलती भी हैं। हमारा संविधान सिर्फ अच्छे दिनों के लिए नहीं है, ये मुश्किल से मुश्किल हालात के लिए भी तैयार है। इसमें 3 तरह के आपातकाल का जिक्र है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, जो युद्ध जैसी स्थिति में लगता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, ताकि देश किसी भी बड़े संकट का सामना करने के लिए तैयार रहे। अच्छा, अब तक हमने नियमों, अधिकारों और व्यवस्था की बात की। अब बात करते हैं संविधान के दिल की। वो कौन से लक्ष्य हैं जो हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने देश के लिए देखे थे, और वो कौन से कर्तव्य हैं जिनकी उम्मीद वो हम नागरिकों से करते थे? तो ये हैं नीति निर्देशक तत्व। इन्हें सरकार के लिए एक नैतिक दिशा निर्देश समझिए। हाँ, ये मौलिक अधिकारों की तरह अदालत में लागू नहीं हो सकते, लेकिन ये सरकार को रास्ता दिखाते हैं कि देश को किस दिशा में ले जाना है। जैसे सामाजिक न्याय लाना, पंचायतों को मजबूत करना और सबके लिए शिक्षा का इंतजाम करना। ये हमारे देश का रोड मैप है। हमारे संविधान निर्माता बहुत दूर की सोचते थे। वो जानते थे कि जो नियम आज सही हैं, शायद 50 या 100 साल बाद उन्हें बदलने की जरूरत पड़े। इसीलिए उन्होंने बनाया अनुच्छेद 368। यह अनुच्छेद हमारी संसद को संविधान में बदलाव यानी संशोधन करने की शक्ति देता है। इसी वजह से हमारा संविधान एक ठहरी हुई किताब नहीं, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जो वक्त के साथ खुद को ढाल सकता है। तो अंत में हम इसी सवाल पर लौटते हैं, क्या संविधान सिर्फ एक किताब है जो अलमारियों में रखी है, या फिर ये एक जिंदा विचार है? एक विचार जो अदालतों की बहसों में, संसद के बनाए कानूनों में और सबसे बढ़कर हम सब नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी में सांस लेता है। इस पर सोचिएगा जरूर।